नोट कर लें जी। तो when there is already balance in asset account and provision for depreciation account, तो इस क्वेश्चन में आपको सामने नजर आ रहा है कि आपका ऑलरेडी एसेट अकाउंट में कॉस्ट पड़ी हुई है कितने की 94500 की मशीनरी आपके पास पहले से अवेलेबल है। इसी तरह उस पर डेप्रिसिएशन भी पहले से पड़ी हुई है आपके पास कितनी 28350। फर्नीचर को जस्ट इरेडिकेट फर्नीचर, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द फर्नीचर बिकॉज आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन ओनली रिगार्डिंग मशीनरी करंटली। The following additions were made during the year. आवाज मेरी साफ आ रही है? जी सर। Okay. The following additions were made during the year. तो उसमें मशीनरी पहले से पड़ी हुई 94500 की मैंने मजीद खरीदी है। 2012 का सवाल हमने सॉल्व करना है। मशीनरी खरीदी 16,000 की। फर्नीचर को मैं छोड़ रहा हूं अभी। एक मशीनरी मैंने सेल भी की है जो मैंने इसी साल सेल की है 360 की, जो कि मैंने परचेज की थी 1600 की 2008 में। डेप्रिसिएशन रेट जो मशीनरी का है वो 20% है, स्ट्रेट लाइन मेथड है और एनुअल बेसिस है। तो आसान टॉपिक है। सबसे मुश्किल कौन सा होता है, सबसे आसान कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड एनुअल बेसिस। उसके बाद कौन सा मुश्किल होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड मंथली बेसिस, फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एनुअल बेसिस और फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मंथली बेसिस। ये उस टॉपिक्स की या क्वेश्चंस की तरतीब है जो डिफिकल्टी लेवल जिससे स्टार्ट होता है। मैं लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे आसान है जी स्ट्रेट लाइन मेथड एनुअल बेसिस, फिर स्ट्रेट लाइन मेथड मंथली बेसिस, फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एनुअल बेसिस। जो कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा हूं मैं कि कौन सा सबसे मुश्किल होता है, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मंथली बेसिस सबसे मुश्किल होता है अगर आपका फाइनेंशियल ईयर नॉर्मल है। यहां पे अगर अब नॉर्मल हो जाए तो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एबनॉर्मल फाइनेंशियल ईयर में आपका सवाल टफ हो जाता है। सर एबनॉर्मल फाइनेंशियल ईयर से क्या मुराद है? नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर का मतलब है 1 जनवरी को हमारा साल स्टार्ट हो रहा है और खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को। एबनॉर्मल फाइनेंशियल ईयर से मुराद है कि हमारा साल स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई को, 1 अगस्त को, किसी भी महीने में स्टार्ट हो रहा है और खत्म हो रहा है अगले साल उस डेट को, यानी 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और खत्म होता है 31 मार्च को, या 1 जुलाई को स्टार्ट होता है और खत्म होता है 30 जून को। तो ये आपके नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर में आते हैं। और नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर का सवाल सॉल्व करना डेफिनेटली मुश्किल होगा, मुश्किल होता है। उसको आपने ध्यान से करना है सवाल को सॉल्व। ठीक है जी, उसको हम देखते हैं कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जिसका मिस हो जाएगा उसको प्रॉब्लम होगी क्योंकि सवाल ये टेक्निकल है। और राशिद भी जो है मैं देख रहा हूँ आ नहीं रहा क्लास में, उसको भी पूछता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्लासें मिस करेंगे तो फिर जारी बात है अगले चैप्टर, ये मुश्किल चैप्टर है, मैं पास पेपर स्टार्ट कराऊंगा तो पास पेपर विल बिकम सर। आप क्या रोहान की बात कर रहे हैं सर? हाँ सर वो रोहान के ना वो क्या नाम है, उसके नाना की डेथ हो गई थी तो वो गुजरावाला गया था। अच्छा 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 अच्छा, आई सी, सही सही। नहीं बच्चे तो बाकी भी अमान है, असद है, साद है, और उसके अलावा अजैन जो है वो भी है, इंपॉर्टेंट है। राशिद क्यों नहीं आ रहा? राशिद का क्या चक्कर है? अरशद का, सॉरी। पता है आपको फखर? नहीं सर, मुझे अरशद का नहीं पता। मैसेज तो उसका मुझे आ रहा है मुस्तकिल कि सर मुझे लेक्चर भेज दीजिएगा, लेकिन क्लास में नहीं आ रहा। अच्छा खैर चलिए चलते हैं आगे सवाल की तरफ। ओ ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इधर ही है, ये क्वेश्चन है। कंपनी में, अच्छा कमाल की बात है कि सर आप अभी भी फ्रैंकफर्ट से करवा रहे हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी आर डूइंग फ्रॉम फ्रैंकफर्ट, ओके इट्स ओवर नाउ। क्यों सर? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन फ्रैंकफर्ट में जो आया हुआ है, जिस टाइप के पेपर में सवाल आते हैं, ये वो टाइप है, लेकिन ये उसका सबसे आसान सवाल है। सर कैसे पता चला? यार स्ट्रेट लाइन मेथड है और एनुअल बेसिस है और नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर है, तो आसान ही होगा ना। स्ट्रेट लाइन मेथड है, एनुअल बेसिस है और नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर। नॉर्मल फाइनेंशियल मतलब ये जनवरी में स्टार्ट हो रहा है सवाल 12 का और 31 दिसंबर 2012 को खत्म हो रहा है। सर इसमें नई चीज क्या है? नई चीज ये है when there is already balance in asset account and provision for depreciation account, आपके पास एसेट अकाउंट में और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में पहले से बैलेंस मौजूद है। ये नया टॉपिक आया है, नंबर 1। नंबर 2,
सवाल आपका एक ही साल का हुआ करेगा आपसे, आपने 3 सालों का 4 सालों का सवाल सॉल्व नहीं करना, क्योंकि पेपर में डेप्रिसिएशन का सवाल ए लेवल्स के अंदर आता है 1 साल का, क्यों 15 नंबर का सवाल होता है। 15 नंबर के सवाल में वो ज्यादा ईयर्स का क्वेश्चन नहीं दे सकते, तो क्वेश्चन विल बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर ओनली 1 ईयर। सर आपको कैसे पता चला? स्ट्रेट लाइन मेथड है, लास्ट लाइन पढ़िएगा, कैलकुलेटेड ऑन द एसेट इन एग्जिस्टेंस एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। जो एसेट आपके पास साल के एंड में पड़ा हुआ है उस पर डेप्रिसिएशन लेंगे, जो एसेट साल के एंड पे आपके पास नहीं है उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ परचेज। जब मर्जी खरीदा हो। तो इसको जरा लिख लें, मैं लिखवा रहा हूं, लिख लें, कैलकुलेट फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज and no depreciation in the year of sale. Calculate full year depreciation in the year of purchase and no depreciation in the year of sale. ये लिख लें, इस एनुअल बेसिस को ही कहते हैं ये। दोबारा रिपीट कर देता हूं, कैलकुलेट फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। राइट, तो सबसे पहले हमने क्या बनाना है? मशीनरी काउंट। मैं बनाना शुरू कर रहा हूं। मशीनरी काउंट हम बनाते हैं यहां पर, तो मैं यहां पे लिखूंगा जी मशीनरी काउंट। इधर मैं अपने डॉलर के साइन डाल देता हूं, इधर भी आपका आ जाएगा डॉलर का साइन। मशीनरी हम सवाल किस साल का सॉल्व कर रहे हैं? एक ही साल का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, 2012 का। दैट्स इट। वी आर नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चन फॉर 2012, 13, 14, नो, ओनली फॉर 1 ईयर। बट द रियल थिंग इज दिस, दैट देयर इज ऑलरेडी बैलेंस इन एसेट अकाउंट बिफोर हैंड। पहले से ही पड़ा हुआ है बैलेंस ब्रॉट डाउन आपके पास। एसेट का ब्रॉट डाउन बैलेंस पहले से पड़ा हुआ है। कितनी कॉस्ट का देखते हैं? 94500 का, 94500। ये क्वेश्चन आपके ग्रुप से ही मैंने निकाला है, क्वेश्चन ग्रुप में भेजा हुआ था, उसी ग्रुप से ही मैंने निकाला है 27.5। ठीक है, डोंट थिंक दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व some question which is not with you, which is not already with you. It is already with you, the question is with you. मशीनरी ब्रॉट डाउन आ गया। अब मशीनरी हमने इस साल खरीदी नहीं, कितने की? 16,000 की ये खरीदी। द फॉलोइंग एडिशंस वर मेड। 16,000 की मशीनरी मैंने और परचेज की है। एंट्री होगी मशीनरी डेबिट, बैंक क्रेडिट, तो बैंक के नाम से आ जाएगा कितना? 16,000। एक बड़ा अच्छा सवाल बिलाल आपका, सर डेट नहीं दी हुई कि मशीनरी कब खरीदी है। इस सवाल में डेट की जरूरत ही नहीं है। क्यों सर? क्योंकि जिस साल आप एसेट खरीदेंगे उस साल उस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, एंड जिस साल आप एसेट बेचेंगे उस साल उस एसेट पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो वी डोंट नीड टू राइट द डेट्स, डेट्स हैव बिकम इररिलेवेंट इन दिस क्वेश्चन। तो इससे क्वेश्चन आपका और आसान हो गया है, क्योंकि एनुअल बेसिस है ना, तो डेट्स लिखने की जरूरत ही नहीं है। राइट साइड पे आपका आ जाएगा जो एसेट आपने सेल की है, किस नाम से? डिस्पोजल के नाम से। क्यों? क्योंकि जो एसेट आप बेचते हैं उसकी कॉस्ट को आप एसेट अकाउंट से निकाल देते हैं। कितने का? 1600 का। बाकी आपका आ जाएगा कैरी डाउन। सर ये 1600 समझ नहीं आया, ये लें। मशीनरी आपने परचेज की है 16,000 की, नीचे कह रहा है अ मशीन बॉट इन 2008 फॉर 1600। इसका मतलब है जो मशीनरी आपने बेची है उसकी कॉस्ट कितनी है? 1600। तो एसेट अकाउंट इज डेबिटेड विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट परचेज्ड एंड इट इज क्रेडिटेड विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड। जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट से ही क्रेडिट करेंगे आप। तो 1600 से एसेट क्रेडिट हो जाएगा। इसकी एंट्री पास कर लें साइड पे कहीं पे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। जो पहली एंट्री हम पास करते हैं डिस्पोजल की, एंट्री पास कर लें, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। अमाउंट होगी 1600 क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट आपने एसेट क्रेडिट कर दिया डिस्पोजल के नाम से, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और डिस्पोजल अकाउंट जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री पास कर दें इसकी, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। ओके, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 1600। एंट्री आप पास कर लें। डिस्पोजल की एंट्री है अलग से किसी और पेज पे, ताकि आपको याद रहे डिस्पोजल की एंट्रीज हम क्या पास कर रहे हैं। तो डिस्पोजल की एंट्रीज बेसिकली आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यू आर सपोज टू प्रिपेयर द एसेट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, दैट्स इट। और बैलेंस शीट में जो एंट्री करनी है वो शो करने होगा उसने। लेकिन डिस्पोजल की एंट्रीज आपको आनी चाहिए, क्योंकि उसके डिस्पोजल की एंट्रीज के थ्रू ही डिस्पोजल अकाउंट हमारा बनता है। वापस चलते हैं हम। अब मैंने अकाउंट को क्या करना है? टोटल करना है। टोटल कर दूंगा मैं। टोटल कितना आता है बिलाल? 94500 प्लस 16,000। व्हाट इज द अमाउंट आई विल गेट?
ये आ जाएगा 110500, 110500 इज द टोटल, जो कि जाहिर बात है यहाँ भी टोटल वही आ जाएगा 110500 माइनस कर दूंगा मैं डिस्पोजल, बाकी आपका आ जाएगा कैरी डाउन बैलेंस, बाकी एसेट आपका इतने का अभी भी पड़ा हुआ है। 110500 में से माइनस कर दूंगा 1600, क्यों सर? क्योंकि उतने का एसेट आपने सेल कर दिए, तो अगर बाकी एसेट पड़ा हुआ है 108900 का, जो कि नेक्स्ट ईयर का आपका आ जाएगा ब्रॉड डाउन, नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा ब्रॉड डाउन ना 108900। सर इस क्वेश्चन में और पुराने क्वेश्चंस में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। क्या फर्क है? इस क्वेश्चन के अंदर हमारा टॉपिक है व्हेन देयर इज ऑलरेडी बैलेंस इन एसेट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमारे पास एसेट अकाउंट में पहले से एसेट की कॉस्ट पड़ी हुई है, यानी पिछले सालों में एसेट पहले से मौजूद है, जिसको आप यूज करते चले जा रहे हैं, वो पहले से आपके पास पड़ा हुआ है, उस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह हम क्या बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, उसके अंदर भी पहले से बैलेंस पड़ा हुआ है, यानी यही एसेट जिसकी कॉस्ट 94,500 है, इस पर पहले से डेप्रिसिएशन हो चुकी है, इतनी वो उसने क्वेश्चन में दे दी हमें, और वो हम क्वेश्चन में पहले लिखेंगे, और हमारा बैलेंस क्या आएगा, ब्रॉड डाउन बैलेंस के तौर पे आ जाएगा। सर ये ब्रॉड डाउन बैलेंस जो है, ये एसेट अकाउंट का आपने डेबिट साइड पे लिखा है, ये क्या वजह है? क्योंकि एसेट डेबिट होते हैं, इसलिए उसका बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, इसलिए इसका बैलेंस आपका क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 11 को ब्रॉड डाउन बैलेंस, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 28350। ये शो कर रहा है कि आपका एसेट जिसकी कॉस्ट 94500 है, वो अब तक इतनी अमाउंट से ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुका है, इतनी अमाउंट से ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुका है, वो आपका कहलाएगा ब्रॉड डाउन बैलेंस 28350। व्हाई इट इज ए क्रेडिट बैलेंस? क्योंकि लायबिलिटी अकाउंट है, तो लायबिलिटी का बैलेंस तो क्रेडिट ही होता है ना यार, जारी बात है। अब हमने क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है इसके ऊपर, तो आपको पता है डेप्रिसिएशन साल के एंड पे होती है, ठीक है जी। साल का एंड कब है? 31/12 को एंट्री पास करेंगे, इनकम स्टेटमेंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ इनकम स्टेटमेंट, लेकिन इसकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन इसकी कैसे करेंगे, उसके लिए आपको लिखने हैं 3 नोट। लिखें जी, नोट इंपॉर्टेंट नोट लिखें, इंपॉर्टेंट नोट नंबर 1, 2 और 3 मैं लिखवाता हूं। लिखें इंपॉर्टेंट नोट और नंबर 1 लिखें जी, इंपॉर्टेंट नोट लिखें और लिखें नंबर 1, उसमें लिखें कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द न्यू एसेट, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द न्यू एसेट, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप नंबर 1 नोट पे, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट न्यूली परचेज्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे नए एसेट पर, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द न्यूली परचेज एसेट। नंबर 2 लिखें पॉइंट, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड, आगे ब्रैकेट में लिखना है आपने, इसी नंबर 2 पॉइंट में लिखवा रहा हूं, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड, आगे ब्रैकेट में लिखना है आपने ओनली ऑन मंथली बेसिस, only in case of monthly basis. I repeat again, number 1 point, calculate depreciation on the newly purchased asset. Number 2, calculate depreciation on the asset sold, bracket में लिखना है only in case of monthly basis, only in case of month to month basis. Number 3 point, calculate depreciation on the existing assets or remaining assets. Calculate, number 3 point, calculate depreciation on the existing assets or remaining assets. Number 1 point, calculate depreciation on the newly purchased asset. Number 2, calculate depreciation on the asset sold, bracket only in case of month to month basis. Number 3, calculate depreciation on existing assets or remaining assets. अब हम इन स्टेप्स को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है किस एसेट पर, जो मैंने नया खरीदा है, जो मैंने एसेट नया खरीदा है। अगर आप देखें तो मैंने कितने का परचेज किया, 16,000 का। डेप्रिसिएशन रेट दोबारा देख लेते हैं एक दफा सवाल के ऊपर, 16,000 का डेप्रिसिएशन रेट 16,000 का। 16,000 का डेप्रिसिएशन रेट 16,000 का, 16,000 का
मशीनरी का डेप्रिसिएशन रेट है 20% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, और एनुअल बेसिस पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो मशीनरी का रेट है 20%, तो हमने एसेट जो नया परचेज किया उसकी कॉस्ट कितनी आयशा? 16,000। इस पे डेप्रिसिएशन कितनी लेनी है? 20%। तो 20% उसका निकाल लेंगे आप, आपका कितना आ जाएगा जी? 3200। कैलकुलेट कर ली, पहला स्टेप मेरा हो गया। ये हम निकाल रहे हैं चार्ज फॉर द ईयर। ये मैं क्या निकाल रहा हूं? इस साल एसेट पर कितनी डेप्रिसिएशन हुई है, ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द न्यूली एसेट परचेज्ड। 16,000 is the cost of the newly asset purchased. 20% is the depreciation rate, 3,200. Next step क्या है? Calculate depreciation on the asset sold. जो asset बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी है? 1,600। लेकिन आप इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट आपने तब करनी है जब मंथ टू मंथ बेसिस होता। यहाँ पे मंथ टू मंथ बेसिस नहीं है, तो इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एनुअल बेसिस के अंदर जो एसेट बेच रहे हैं आप, उस पर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे। एनुअल बेसिस का मतलब क्या होता है? जिस साल एसेट खरीदते हैं उस साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, जिस साल बेचते हैं उस साल उस एसेट पर जिसको सेल किया है उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे। आई रिपीट अगेन इन इंग्लिश, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द फुल ईयर on the asset which are newly purchased and no depreciation in the year of sale. Full year depreciation in the year of purchase and no depreciation in the year of sale. जिस एसेट को नया खरीद रहे हैं उस एसेट पर उस साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, और अगर आप एसेट सेल कर रहे हैं, जिस एसेट को आप सेल कर रहे हैं उस साल उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, कोई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगी। ओके, ये हमारा पॉइंट था। अब चलते हैं नेक्स्ट लास्ट थर्ड पॉइंट, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द रिमेनिंग एसेट्स या एग्जिस्टिंग एसेट्स। एग्जिस्टिंग एसेट आपके कौन से पड़े हुए हैं? ये वाले जो आपके पास एग्जिस्टिंग पहले से पड़े हुए हैं 94500 के, इन पर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो वो मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं। कैसे करूंगा मैं? 94500 इसमें से माइनस करूंगा वो एसेट जो मैंने बेच दी है। एसेट बेच दिया, उसकी कॉस्ट कितनी है? 1600, वो इसमें शामिल है। वो माइनस करूंगा, जो अमाउंट आएगी उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा, यानी 94500 माइनस 1600, मेरी अमाउंट आ जाएगी 92900। 92900 इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। कितने परसेंट? 20%, विच इज द डेप्रिसिएशन रेट। ये आपकी आ जाएगी इज इक्वल टू, फाइंड कर लेता हूं, 92900 18580 18580 now I will calculate total of this whole amount, whole depreciation, कि मेरी इस साल की टोटल डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी। तो वो मेरी आपकी आ जाएगी 18580 प्लस 3200, कितनी आ गई? 18580 प्लस 3200 कितनी आ गई? 21780 is my depreciation charge for the year. इसकी मैं एंट्री पास कर लूंगा। एंट्री क्या होगी? इनकम स्टेटमेंट डेबिट 21780, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 21780. This is the depreciation charge for the year for this year. Now I'm going to post this entry in the income statement in the provision for depreciation account. तो provision for depreciation account क्रेडिट हो रहा है कितने से? 21780 से। किसकी वजह से? इनकम स्टेटमेंट की वजह से मैंने ये एंट्री पोस्ट कर दी। रिपीट करता हूं मैं, सारी ये तो नई चीज करा दी आपने। यस, आई टोल्ड यू दैट टुडेज लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई सर? बिकॉज इन दिस लेक्चर द टॉपिक हैज चेंज्ड। सर क्या चेंज आया? मुझे तो वैसे ही लग रहा है चेंज है। सर क्या? अभी बताता हूं। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है? व्हेन देयर इज ऑलरेडी बैलेंस इन एसेट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जब हमारे पास एसेट अकाउंट में पहले से एसेट की कॉस्ट पड़ी हुई है जो हम यूज पहले से कर रहे हैं 94500 की, और इन एसेट्स पर पहले से डेप्रिसिएशन भी हो चुकी है, कितने की? 28350 की। वो मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में पहले से ब्रॉट डाउन लिखा है, 28350 का। मैंने ईयर नहीं लिखा, मैं ईयर लिख लेता हूं, एक ही बात है 2012, क्योंकि एक ही साल का सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं और एक ही साल के सवाल में
क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे. यू विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन इन 3 स्टेप्स. नंबर 1, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द न्यूली परचेज एसेट. मैंने एसेट खरीदा नया 16,000 का. सर कितने महीने यूज किया है? यार मंथ टू मंथ बेसिस तो है ही नहीं, एनुअल बेसिस है. तो जब मर्जी खरीदा हो, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, दिसंबर में, साल के एंड पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा पूरे साल की. तो मैंने लिया 16,000 का 20%, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट पे निकालूंगा, आ गई 3,200. अब नेक्स्ट, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड. लेकिन वो तब करेंगे जब मंथ टू मंथ बेसिस होगा. एनुअल बेसिस में जिस साल आप एसेट बेच रहे हैं उस साल उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल. सर आपको कैसे पता चला? देखिए, कैलकुलेटेड ऑन द एसेट इन एग्जिस्टेंस एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. जो एसेट साल के एंड में आपके पास है उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. जब आप एक एसेट 1600 वाला 2012 में बेच देंगे तो वो साल के एंड में आपके पास होगा नहीं, क्योंकि वो तो आपने सेल कर दिया. लिहाजा जो एसेट बेच रहे हैं उस पर उस साल 12 में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं की जाएगी, बिकॉज वो एसेट हमारे पास है ही नहीं, हमने सेल कर दिया. अगर मंथ टू मंथ बेसिस होता तो मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता, लेकिन एनुअल बेसिस की वजह से इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं की जाएगी. नेक्स्ट चलते हैं जी आगे. अब हमारे देखना, हमने कैलकुलेट थर्ड स्टेप, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द एग्जिस्टिंग एसेट्स और रिमेनिंग एसेट्स. उस पर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास एग्जिस्टिंग एसेट्स जो पहले से पड़े हुए वो कितने के हैं? 94500. लेकिन इसमें से 1600 का एसेट वो भी शामिल है जो बेच दिया है, उस पर तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करनी ना, तो वो माइनस कर देंगे. बाकी एसेट जो बचेंगे उन पर आपने कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लेनी 20% पूरे साल की, क्योंकि किया इसको पूरे साल यूज है आपने, वैसे भी एनुअल बेसिस है. तो आ जाएगी 18580 प्लस 3200 जो नए एसेट पे की है. टोटल डेप्रिसिएशन फॉर दिस ईयर इज 21780. एंट्री इज इनकम स्टेटमेंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है 21780 से. किसकी वजह से? इनकम स्टेटमेंट की वजह से. दैट्स इट. अब जो एसेट मैंने बेचा है उसकी डेप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट करनी है, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन मैं एसेट अकाउंट से निकाल दूंगा. आपको पता है डिस्पोजल की 4 एंट्रीज होती हैं. एंट्रीज लिख लें. लिखिए एंट्रीज. पहली एंट्री मशीनरी डिस्पोजल टू मशीनरी अकाउंट 16,000 जो आपने पहले पास कर दी है. उसके नीचे लिखे दूसरी एंट्री मशीनरी डिस्पोजल सॉरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीनरी डिस्पोजल क्रेडिट. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीनरी डिस्पोजल क्रेडिट, इसकी अमाउंट आपने निकालनी है. ये एंट्री आप पास करते हैं विद द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट सोल्ड, वो भी हम निकालते हैं. लास्ट एंट्री पास करें अगली, कैश टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. कैश टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में यहां पे एंट्री पास करके दिखाता हूं आपको. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन योर माइंड, लेट मी कैलकुलेट इट फॉर यू. लेट मी डू इट फॉर यू. तो पहली एंट्री हम पास करेंगे मशीनरी डिस्पोजल की जो होती है, वर्किंग आपने करनी है. मशीनरी डिस्पोजल टू मशीनरी अकाउंट, ये एंट्री पास होती है कॉस्ट प्राइस से. जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है? 1600. और यार क्या कर रहे हो? और ज़हीम कंफ्यूज नहीं होना, आपने जो नया एसेट परचेज किया है ना वो 16,000 का है और जो बेच रहे हैं ना वो 1600 का है. उससे कंफ्यूज ना हो जाना, अमाउंट एक जैसी लग रही है, एक नहीं है. नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. ये एंट्री हम पास करते हैं जो एसेट बेचा है उसकी टोटल डेप्रिसिएशन से फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल. अगली एंट्री पास करते हैं आप कैश टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. जितने का आपने इसको सेल किया है वो हमें पता है कितने का सेल किया है, 360 का लिखा हुआ है. और फिर हम बनाते हैं डिस्पोजल अकाउंट और हम फाइंड करते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस. अब कैलकुलेट करते हैं कि इस एसेट पर टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हुई है जो हमने परचेज किया है. कब? 8 में परचेज किया था आपने 1600 का और बेचा कितने का? 360 का 12 में. तो इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल. वो निकालनी है आपने. तो हम निकालते हैं, हमने ये परचेज किया था कब? 2008 में. तो 2008 में इस पर डेप्रिसिएशन होगी 1600 का एसेट था, आपने 2008 में इसको यूज किया है. इस पर डेप्रिसिएशन होगी कितने परसेंट? 20%. तो कितनी आ जाएगी जी आपकी? ये 320. ये होगी 2008 में. फिर 2009 में दोबारा डेप्रिसिएशन होगी सेम यही, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है ना. दोबारा होगी 1600 पे 20%.
मैं अगर दोबारा ना भी लिखूं तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि वही होनी है दोबारा। कितनी हो जाएगी 320 अगेन। फिर डेप्रिसिएशन हुई है इसके ऊपर कब? 2010 में, क्योंकि 2010 में भी हमारे पास था 1600 पे 20%। दोबारा कितनी आ जाएगी 320। और 2011 में भी डेप्रिसिएशन होनी है, लेकिन मैं अब लिखूंगा नहीं क्योंकि वही आ जानी है, मुझे पता है 2011 में भी वही आ जानी है। तो आप उसको एज इट इज लिख सकते हैं, जो लिखा हुआ है वही लिख देंगे। और 2011 में भी डेप्रिसिएशन आपकी कितनी आ जाएगी 320। और 12 में भी डेप्रिसिएशन होनी है। 12 में होनी है? नहीं सर, क्यों? क्योंकि 12 में आपने एसेट बेच दिया है, तो 12 में आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट इस पर नहीं करोगे। तो टोटल डेप्रिसिएशन इस पर जो हुई है 2012 तक, 2012 में इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करोगे। मैं लिखता हूं, लेकिन मैं उसके आगे क्रॉस डाल दूंगा, क्योंकि 2012 में तो इस पर डेप्रिसिएशन होनी ही नहीं है, क्योंकि जिस साल आप एसेट बेच रहे हैं उस साल आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करोगे। तो यहां पर डेप्रिसिएशन नहीं होनी, इसके ऊपर आपने लेनी ही नहीं है, क्योंकि जिस साल बेच रहे हैं उस साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करनी। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो इसकी आपकी आ जाएगी 4 सालों की, वो कितनी आ जाएगी? 320 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से, या 320 अलग अलग निकाल लें, बात एक ही है। तो 320 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आ जाएगी 1280। इससे आप एंट्री पास करेंगे, इस डेप्रिसिएशन को आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकाल देंगे और कहां फेंक देंगे? डिस्पोजल अकाउंट में। इसकी एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 1280 से टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी बना सकते हैं। यहां पे मैं बना रहा हूं, एक सेकेंड, यहाँ पे बना रहा हूँ मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। जैसे पहले बनाते थे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट हमारा क्या हो रहा है? पहले डेबिट हो रहा है 1600 से, किसकी वजह से? मशीनरी की वजह से। फिर क्रेडिट हो रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से, कितने से? 1280 से। फिर क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? कैश की वजह से 360 से। टोटल कर देंगे इसका, तो आप देखेंगे कि डेबिट साइड बड़ी है, सॉरी क्रेडिट साइड बड़ी है, तो आपको लॉस होगा 1640 टोटल आता है क्रेडिट साइड का, इधर भी आ जाएगा 1640। तो आपको लॉस हो रहा है, जिसे आप प्रॉफिट हो रहा है आपको कितने का? 40 का, जिसे आप इनकम स्टेटमेंट के नाम से क्लोज कर देंगे। अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर डेबिट साइड बड़ी होगी तो आपको लॉस होगा। यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है, 1640 आता है, जबकि डेबिट साइड 1600 है, तो 40 का आपको प्रॉफिट हो रहा है इस अकाउंट को बनाने से। अब जो सेकंड एंट्री है उसकी मैंने पोस्टिंग नहीं की। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 1280 से बिकॉज ऑफ मशीनरी डिस्पोजल, उसकी पोस्टिंग मुझे करनी है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, यहां पर लिखना है मुझे, किसकी वजह से? मशीनरी डिस्पोजल की वजह से। तो मशीनरी डिस्पोजल की वजह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से? 128, थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा मुझे इसको मजीद, मैं करता हूं। यहाँ पे लिख देता हूं मशीनरी डिस्पोजल, और आपकी अमाउंट आ जाएगी 1280। ओके, और टोटल कर देंगे इसका इस साइड का अब हम, क्योंकि जो आपने जो एसेट बेचा है उसकी डेप्रिसिएशन को हम निकाल देते हैं अकाउंट से। 28350 प्लस 21780 टोटल इज 50130। टोटल इज 50130। इसमें से माइनस कर देंगे आप जो एसेट बेचा उसकी डेप्रिसिएशन 1280 की, तो बाकी आपके पास कैरिड डाउन आ जाएगा 48850, जो आप यहां पर लिख देंगे कैरिड डाउन के नाम से 48850। दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, वी हैव सॉल्व्ड इट इन अ डिफरेंट वे। क्वेश्चन भी हमने डिफरेंट तरीके से निकाली है। 2 मिनट रह गए हैं, ये मैंने क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया। डिस्पोजल अकाउंट भी बनाया, जो कि उसने क्वेश्चन में कहा था कि नहीं बनाना, लेकिन मैंने बना के दिखाया है। जो एसेट बेचा है उसकी डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट की है, वो मैंने ये निकाली है डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन टोटल फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल, कैलकुलेशन की है ये, वो आती है 1280। डिस्पोजल की एंट्रीज ही मैंने आपको बताई हैं। पहली एंट्री क्या होती है? मशीनरी डिस्पोजल टू मशीनरी अकाउंट, आपने पास किया, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से? डिस्पोजल की वजह से। फिर मैंने एंट्री पास की है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है मशीनरी डिस्पोजल की वजह से, टोटल किया, माइनस किया, कैरिड ऑन आ गया, जो कि आपका नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा
ब्रॉड डाउन, तो ब्रॉड डाउन लिखना क्योंकि जरूरी होता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ ब्रॉड डाउन, वो आपका आ जाएगा 48850। ठीक है जी। और डिस्पोजल में हम कैसे एंट्रीज पास करेंगे वो हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं। मशीनरी डिस्पोजल डेबिट हो रहा है मशीनरी की वजह से 1600 से, मशीन डिस्पोजल यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है 1280 से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से, फिर मशीनरी डिस्पोजल क्रेडिट हो रहा है 360 से कैश की वजह से, और प्रॉफिट आपका आ जाएगा, क्रेडिट शेक बड़ी है इसलिए आपको प्रॉफिट हो रहा है 40 का, जो मैंने इनकम स्टेटमेंट के नाम से क्लोज कर दिया। इसमें उसने डिस्पोजल अकाउंट मांगा नहीं था, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको फिर भी बना के दिखाया है कि आपने कैसे बनाना है। ये सवाल खत्म नहीं हुआ अभी, ये मैंने मशीनरी के लिए सॉल्व किया है, अभी फर्नीचर के लिए हमने सॉल्व करना है। लेकिन फर्नीचर का सवाल आसान है, क्यों सर? क्योंकि फर्नीचर आप बेच नहीं रहे हैं, फर्नीचर में कोई फर्नीचर सेल नहीं हो रहा, सिर्फ आप परचेज कर रहे हैं 460 का, फर्नीचर कोई सेल नहीं हो रहा, उसकी परसेंटेज 10% है, और मेथड तो स्ट्रेट लाइन मेथड ही है और एनुअल बेसिस है। ये बताएं यहाँ तक कोई मसला है तो मुझे बताएं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ प्लीज। एनी प्रॉब्लम? फखर, ज़हीम बताएं कोई मसला है तो, डिफरेंट सॉल्व किया। मुस्तफा, आयशा मसला है तो बताएं। सर रिपीट कर दें। जी ज़हीम, फखर, आयशा, सॉरी बिलाल, मसला है तो बताएं, रिपीट में कर देता हूँ। टाइम खत्म हो रहा है, दोबारा पहले ज्वाइन करेंगे हम, उसके बाद मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ इंशाल्लाह ताला। तो आप सब जरा जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, लेट मत कीजिएगा, क्योंकि लेट करने की वजह से भी टाइम ज़ाया होता है। जल्दी से जरा ज्वाइन कर लें इसको दोबारा, ताकि हम दोबारा से इस क्वेश्चन को समझ लें और फिर हम फर्नीचर को भी सॉल्व करेंगे और सवाल